गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शुक्राणु जनन के लिए। इसमें पहले लेक्चर में हमने शुक्राणु जनन में उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले टेस्टिस की अनप्रस्थ काठ का अध्ययन किया, उसके डायग्राम को एक्सप्लेन किया, उसमें कौन कौन सी सेल्स स्थित होती हैं, वो स्पर्म के प्रोडक्शन को कैसे सपोर्ट करती हैं, न्यूट्रिशन को कैसे प्रोवाइड कराती हैं, लीडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स, ये सभी सेल्स जो हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती हैं उनको कैसे हेल्प करती हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। इस डायग्राम को ये है आपके सामने, जिसमें एक स्पर्मेटोगोनियम से लेके एक स्पर्म फॉर्मेशन तक की पूरी डिटेल स्टडी हमने करी। इससे आगे मैंने आपको ये बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड बन रहे हैं, जो नॉन मोटाइल हैं, राउंड शेप में हैं, उनसे एक गतिशील युग्मक का निर्माण होता है जिसे स्पर्म कहते हैं। एक ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक डिटेल प्रोसेस है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने में उसमें कितने सारे चेंजेस हुए, कौन कौन से मॉडिफिकेशन हुए उसके स्ट्रक्चर में, उसके सेलुलर कंटेंट में क्या क्या परिवर्तन आए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिटेल से देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ते हैं कि जिसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्राणु जनन के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। हमने देखा था ये स्पर्मेटिड जो होते हैं वो अगुणित गुणसूत्र वाली कोशिकाएं, फिर भी ये युग्मक की तरह कार्य नहीं करता है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटिड जो होता है वो गोलाकार होता है, उसमें पूंछ नहीं पाई जाती, इसलिए वो अगतिशील होता है। जबकि अगर हम नर युग्मक की बात कर रहे हैं जैसे शुक्राणु, उसमें पूंछ युक्त होता है, गतिशील होता है। अतः जो स्पर्मेटिड बने हैं वो नॉन डिफरेंशिएटेड हैं, अविभेदित हैं, अगतिशील हैं। उनसे एक स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन स्पर्मेटिड के भाग में होते हैं और किस तरह से वो एक गतिशील शुक्राणु में बदल जाता है, इस सब सबसे पहले मैं आपको एक ये डायग्राम दिखा रहा हूं जिसमें है शुक्राणु के सिर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो हेड रीजन होता है वो दो प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। स्पर्म की जब हम संरचना देखें, मैं अगले एक चित्र में दिखाऊंगा आपको। स्पर्म की जो संरचना आप देखोगे तो स्पर्म का जो हेड रीजन होगा उसमें दो पार्ट आपको दिखाई देंगे, जिसका जो एक पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आगे का जो पोर्शन है वो एक्रोसोम कहलाता है और इसके अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस कहलाता है। ये तो बना हुआ एक स्पर्म आपको दिखाई दे रहा है। ये संरचना कैसे बनी, ये गोलाकार स्पर्मेटिड से ये संरचना कैसे बनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो दोबारा से उसी डायग्राम पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि चेंजेस इन न्यूक्लियस। सबसे पहले उसके न्यूक्लियस में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे न्यूक्लियस में। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाएगा। जो अननेसेसरी जो प्रोडक्ट होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। स्पर्म को हल्के से हल्का बनाने के लिए उसमें जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे कि केंद्रक सिकुड़कर छोटा हो जाएगा। आरएनए, न्यूक्लियोलस, प्रोटीन निष्कासित कर दिए जाएंगे। हम बात करते हैं अगर आरएनए की, जैसे आरएनए है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस की बात कर रहा हूं मैं, केंद्रिका। आरएनए है, न्यूक्लियोलस है, प्रोटीन्स हैं, इन सब को यहाँ से अलग कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इनमें इसकी ज़रूरत नहीं है, केंद्रक में इनकी ज़रूरत नहीं होगी, तो बचेगा
केवल अब क्या चीज़ रह जाएगी हम देखेंगे तो केवल क्या रह जाएगा, डीएनए। तो हमको ध्यान रखना है कि चेंजेस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो परिवर्तन होंगे उसमें केवल काम की चीज़ रखी जाएगी डीएनए, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थों के वहन का काम करता है, गमन का काम करता है। जिससे अब डीएनए रह जाएगा तो न्यूक्लियस में इतने सारे पदार्थ निकले तो उसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, और उसकी जो शेप होगी वो चेंज होके लंबा और शकरा हो जाएगा, वो एक तरह से इलोंगेट शेप में आ जाएगा। न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। इस तरह का संरचना यहाँ पे बन जाएगी न्यूक्लियस की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस में जो चेंजेस हुए उनमें से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल दिया गया और केवल डीएनए रह गया। अब आता है कि न्यूक्लियस में चेंज हो गया, अब एक्रोसोम का निर्माण कैसे होगा। न्यूक्लियस का जो अगला सिरा होगा एक टोपीनुमा संरचना से ढका रहता है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इसका निर्माण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। हमने सेलुलर ऑर्गेनील में, कोशिका अंगकों में पढ़ा है कि गोल्जी काय, वो गोल्जी काय इस न्यूक्लियस के एक्रोसोम के निर्माण में काम करता है। गोल्जी की जो वैक्यूल होती हैं वो सबसे पहले एक्रोब्लास्ट का निर्माण करेंगी। गोल्जी के छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगी, वो इकट्ठा होना शुरू होंगी, कॉम्प्लेक्स होना शुरू होंगी, और उनके द्वारा एक कणिका रूपी संरचना का निर्माण किया जाएगा, उन्हें एक्रोब्लास्ट कहेंगे। ये जो वैक्यूल होंगी उनके भीतर का द्रव बाहर निकल जाएगा और ये दोहरे आवरण के रूप में एक्रोसोमल कण एवं केंद्रक के शीर्ष को ढक लेंगी, जिससे एक कैप जैसी संरचना का निर्माण होगा, जिसे हम एक्रोसोम कहेंगे। इस पूरी जो मैंने बताया है आपको कि गोल्जी काय किस तरह से एक्रोसोम का निर्माण करेगा, हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं उसे। यहाँ पे देखें गोल्जी काय की जो वैक्यूल हैं वो एकत्रित होना शुरू हो गई हैं। उनके एकत्रित होने के बाद उनका केंद्रक जो है वो उसमें से वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं और शीर्ष को आके ढक लेती हैं। यहाँ पे एक्रोसोमल वेसिकल्स बन जाएंगी। एक्रोसोमल वेसिकल्स के ऊपर धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये वाली हम देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर से ढक लेगी और ये केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना का निर्माण करेंगे, जिसे हम कहेंगे एक्रोसोम। तो ये हुआ शुक्राणु के सिर का निर्माण, हेड का निर्माण। तो हेड रीजन में हमने दो चीज़ देखी। हेड रीजन में हमने दो चीज़ देखी, एक तो न्यूक्लियस पढ़ा हमने और दूसरा हमने देखा एक्रोसोम। तो हेड रीजन दो चीज़ों से मिलकर बना होगा आपके सामने, एक होगा न्यूक्लियस, दूसरा होगा एक्रोसोम। दोनों में परिवर्तन हमने देख लिया। अब आता है मिडिल पोर्शन, मध्य भाग। शुक्राणु का मध्य भाग में दोबारा से आपको डायग्राम पर ले चलता हूँ। शुक्राणु के मध्य भाग में ये था एक्रोसोम वाला रीजन, ये उसका था न्यूक्लियस वाला रीजन, ये था मध्य भाग, मिडिल पीस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस मिडिल पीस में इतनी सारी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। मिडिल पीस में हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कैसे बना, डिस्टल सेंट्रियोल आ गया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल, ये सारी संरचनाएं किस तरह से बनी, किस तरह से व्यवस्थित हुई, इन सबको यहाँ पे देखना है। तो एक्रोसोम के निर्माण के दौरान स्पर्मेटिड का जो अधिकांश साइटोप्लाज्म होता है वो मध्य भाग में आके एकत्रित हो जाता है, मिडिल भाग में आ जाता है जो साइटोप्लाज्म होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर एक फीते का रूप ले लेते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे हम नेबेन कर्ण कहते हैं। नहीं सॉरी, नेबेन कर्ण तो साइटोप्लाज्म को कहते हैं, इसे सॉरी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपस में मिलकर इसमें दिखाई दे रहे हैं हमको एक स्पाइरल बनाएंगे। नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं नेबेन कर्ण। तो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ जिगजैग मोशन में जिस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहते हैं, नेबेन कर्ण कहते हैं। इसी प्रकार जो साइटोप्लाज्म था वो मध्य भाग में आ गया और मध्य भाग में परिधि की ओर चारों तरफ व्यवस्थित हो गया, उसे कहेंगे मैनचेट। मैनचेट की जो स्पेलिंग मैं आपको लिख देता हूँ, मैनचेट किसे कहेंगे, MANCHETE, मैनचेट। ये मैनचेट कहाँ होगी, ये मिडल पीस में जो साइटोप्लाज्म होगा वो चारों तरफ ऐसे एकत्रित हो जाएगा, इसे हम मैनचेट कह देंगे। इस तरह से मिडिल पीस में दो संरचनाएं हमको देखने को मिल गई। मिडिल पीस में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेट हो गए, आगे इकट्ठे हो गए, दूसरे उसमें एक साइटोप्लाज्म की लेयर बन गई। माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो ऊर्जा के स्रोत की तरह काम करेंगे। हम जानते हैं कि शुक्राणु को गमन करना पड़ता है, इसलिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
लास्ट में आता है फॉर्मेशन ऑफ टेल। स्पर्मेटिड में जो तारक केंद्र होता है, सेंट्रियोल होते हैं, वो न्यूक्लियस के पश्च भाग में आ जाते हैं। इनमें से एक केंद्र के पश्च भाग में स्थित होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम, एक सेंट्रियोल तो केंद्र के बिल्कुल जस्ट पीछे आ जाता है, जिसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। दूसरा इसके पीछे होता है, जिसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। तो समीपस्थ तारक केंद्र प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, दूसरा सेंट्रियोल इसके पीछे होता है, जिसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। इसी से यहाँ पर पीछे की ओर एक्सियल फिलामेंट का निर्माण हो रहा है, जो कि पीछे की ओर पुच्छीय तंतु का निर्माण करता है। इस तरह से एक स्पर्म के हम जो भाग देखें तो उसमें 3 भाग हमको क्लियरली डिफाइन हो सकते हैं। सबसे पहला हेड भाग, हेड रीजन, सिर भाग, दूसरा मिडिल पीस और तीसरा टेल भाग। हेड रीजन में 2 पोर्शन, मिडिल जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर प्रैक्सिमल और डिस्टल 2 सेंट्रियोल पाए जाएंगे, जिनको हिंदी में कहते हैं दूरस्थ और समीपस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक केंद्र से पीछे की ओर एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होगा। इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं नेबेन कर्ण। नेबेन कर्ण के चारों तरफ साइटोप्लाज्म की एक पतली लेयर पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम मेंचेट। इस तरह से पीछे की ओर पुच्छ भाग पाया जाता है, जो शुक्राणु के गमन के लिए सहायक होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।